सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होगी उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की बड़ी घोषणा, बताया विशेषज्ञ चिकित्सकों को बनेगा अलग कैडर। एनएचएम में 883 कर्मियों की होगी नियुक्ति। हरिद्वार में 41 सवारियों से भरी बस खाई में गिरी, मासूम समेत 2 की मौत। ऋषिकेश के पास हुआ हादसा। अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की तैयारी। वन विभाग ने रोड मैप की तैयारी की। धामी सरकार करेगी बजट पास। केदारनाथ में लगा है भक्तों का तांता। 22 घंटों तक खुल रहे हैं बाबा के कपाट। खराब मौसम के बीच अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दून स्कूल में खुले गरीब मेधावियों के लिए दरवाजे। निःशुल्क पढ़ने का मौका। 16 जुलाई को होगी एंट्रेंस परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे ये धामी की बैठक की जाएगी। कैबिनेट बैठक होगी। बता दें कि सुबह 11 बजे होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में सीएम धामी करेंगे बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है इस दौरान मुहर। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। करीब 11 बजे ये बैठक कैबिनेट की बैठक की जाएगी। बता दें कि सचिवालय में सीएम धामी करेंगे बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर धामी कैबिनेट की आज बैठक होगी। सुबह 11 बजे ये बैठक सचिवालय में की जाएगी। सचिवालय में सीएम धामी की बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अंकित काला हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर बात करने के लिए जुड़े हैं। अंकित, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज जो है कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? देखिए, आज सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी और करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी देर में सचिवालय में पहुंचने जा रहे हैं और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी सचिवालय में पहुंचने जा रहे हैं, जिसमें कि अब थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। इसमें जो जानकारी हमारे पास है उसके तहत इस कैबिनेट की बैठक में स्क्रैप पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है। इस पर एक प्रस्ताव आ सकता है। इस प्रस्ताव के तहत अब राज्य में जो पूरी तरीके से जो खराब पड़े हुए वाहन हैं उनकी बिक्री के लिए एक नीति का प्रस्ताव है। तो संभवतः ये प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में आएगा और इसे हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग से कैडर बनाने की तैयारी में सरकार कर रही है। सरकार इस तैयारी में लगी हुई है, तो इस संबंध में भी एक प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में ही भर्तियों को लेकर के भी एक प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो वेस्ट पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। राज्य सरकार चाहती है कि हर एक जनपदों में ड्रोन स्कूल खुले। इसको लेकर के ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट की बैठक में आ सकता है और इसको भी हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए सुविधाएं सरकार देना चाहती है। 50% सब्सिडी में नमक और चीनी की व्यवस्था और तमाम जो चीजें हैं खाद्यान्न से जुड़ी हुई वहां वो भी सुविधा हमें लगता है इस संबंध में भी प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट के समक्ष आ सकता है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं, 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं जो कि कैबिनेट की बैठक में आने जा रहे हैं। अंकित, जैसा कि आपने बताया कैबिनेट मंत्रियों की पहुंच वहां पर रहेगी, इसमें शामिल होंगे और कई अहम प्रस्तावों आप बताएं जिस पर मुहर लगाई जा सकती है। कौन कौन से बड़े नाम जो है इस बैठक में शामिल होंगे कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में, अगर देखा जाए तो?
देखिए, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, इसके अलावा धन सिंह रावत, रेखा आर्या और तमाम अन्य मंत्रीगण हैं, वो सभी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे और इस बैठक में उपस्थित होकर के सभी विभागों के अपने-अपने प्रस्ताव हैं, उन सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। 2 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव जो हैं, वो इस बैठक में आ सकते हैं और सभी को इस कैबिनेट में हरी झंडी मिलने की संभावना है। साथ ही राज्य सरकार एक और योजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत जो राशन कार्ड धारक हैं, उनको 50% सब्सिडी में चीनी और नमक सरकार देने जा रही है और इसका भी एक प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा अस्पतालों में जो पंजीकरण और जो जांच दरें हैं, उसको लागू करने का भी प्रस्ताव सरकार ने इस बैठक में रखा है। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको कि आज हरी झंडी मिलने की संभावना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जो है धामी की कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री जो है शामिल होंगे। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। बता दें कि सचिवालय में ये बैठक की जाएगी। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी है। इसमें एक नवजात सहित 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे के वक्त 41 लोग बस में सवार थे। बाकी के यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आ रही थी बस। बताया जा रहा है कि नेपाली मूल के रहने वाले सभी यात्री इसमें थे। हादसे के वक्त 41 लोग बस में सवार बताए जा रहे हैं। बता दें कि बाकी के यात्रियों की हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर आ रही थी बस। नेपाली मूल के रहने वाले सभी यात्री थे। सुबह सवेरे ये सड़क दुर्घटना हुई है। इस खबर पर बात करने के लिए आशु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आशु, जैसे कि बताया जा रहा है कि एक बड़ा हादसा हुआ है, एक बस जो है वो खाई में गिर गई, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? नजियाबाद रोड की तरफ से हरिद्वार में एक बस एंट्री कर रही थी, तभी अचानक ही अनियंत्रित होकर ये बस वहाँ नजियाबाद के पास से जो श्यामपुर थाना क्षेत्र है वहाँ पर खाई में गिर गई। मौके पर ही एक बच्ची और एक यात्री की वहां पर दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब वहां मौके पर पहुंची तब वहां स्थिति ऐसी नहीं थी कि पुलिस द्वारा यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। इसको देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद सारे यात्रियों को बाहर निकाला गया, लेकिन तकरीबन 5 से 6 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है और हरिद्वार चिकित्सालय में, क्योंकि कई यात्री ऐसे थे जो कम घायल थे, उनका इलाज किया गया है। जी, ऐसे आशु, आपने बताया कि अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या ये मौतों का जो आंकड़ा है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। जी बिल्कुल, गंभीर रूप से 3 जो अभी तक प्रशासन की तरफ से बताए गए हैं, 3 यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अभी जो मुख्य प्रशासन की तरफ से बताया गया है, 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जो तकरीबन 30 से 35 लोग थे जिनका इलाज हरिद्वार के जिला अस्पताल में कराया गया, उनको अब वहां से हटा दिया गया है। लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि जो हादसे में गंभीर रूप से घायल है वो काफी क्रिटिकल हालत में थे, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। जी याशु, किस तरीके से आपने बताया कि एक बस जो थी वो अनियंत्रित होकर के गिरी है, क्या किसी अन्य वाहन की भी इसमें कोई दिख रही है कि वो भी इसकी वजह से हुई है और कोई और क्षति हुई है, या और जो वहाँ पे स्थानीय लोग थे उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया अभी तक? जी बिल्कुल, प्रथम दृष्टया जो बस में ही सवार यात्री थे उनके द्वारा बताया गया है कि बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है, क्योंकि आसपास काफी जाम की स्थिति भी थी। कल गंगा दशहरा था, काफी वाहनों की उस रोड पर वाहन चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो भी यात्रियों के द्वारा पुलिस को भी बताया गया कि बस अनियंत्रित हुई है, कि एक सामने से कोई वाहन आ रहा था, उसे बचाने के लिए बस ड्राइवर द्वारा गाड़ी को साइड किया जा रहा था, लेकिन उसी बीच ड्राइवर से अनियंत्रित बस हो गया, वो बस खाई में गिर गई है। इसकी अभी जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे प्रथम दृष्टया यही था कि यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला जाए, जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज कराया जाए। अभी प्राथमिकता
पुलिस की यही थी। लेकिन पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है, क्योंकि जो यात्री थे उसमें उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। जी आशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में एक बड़ा सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक यात्रियों से भरी बस जो है वो खाई में जाकर के गिर गई। इस बस में करीब 41 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई है, जिसमें एक नवजात भी शामिल है। आपको बता दें कि बाकी जो लोग हैं उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अगली खबर रुड़की से, जहाँ पर आसफ नगर झाल में मिला है युवक का शव। बाजूहेड़ी से गंगा नहर में डूबा था युवक। आसफ नगर झाल से मिला है युवक का शव। बाजूहेड़ी से गंगा नहर में डूबा था युवक। आसफ नगर झाल से एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम गंगा नहर में डूबा था युवक। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से शव को निकाला गया बाहर। इसके बाद मृतक युवक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है शव। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे, जहां पर आसफ नगर झाल से मिला है एक युवक का शव। बाजूहेड़ी से गंगा नहर में डूबा था युवक। जनपद उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का बोलबाला है। दिन का उजाला हो गया या रात का अंधेरा हो, खनन माफिया अपने अवैध खनन के कारोबार को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। जिम्मेदार विभाग अवैध खनन को रोकने के प्रयास क्यों न करता हो, लेकिन खनन माफियाओं के सामने अधिकारियों के प्रयास सिर्फ प्रयास ही बनकर के रह जाते हैं, क्योंकि सड़कों पर चेकिंग करने आए अधिकारियों के वाहनों की खनन माफिया रेकी करके अपने वाहनों को चोरी छुपे करके बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं और सरकार को राजस्व का लाखों का चूना लगाते हैं। लेकिन अब खनन माफिया ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार से 8 चेकिंग अस्थायी बैरियर पास करा लिए गए हैं, जो कि अब जसपुर के करणपुर कुंडा मार्ग, दूसरा बेल पड़ाव, बन्ना खेड़ा में केशोवाला और कनौरी पर, तीसरा आम पोखरा के मेन गेट मालधान रोड पर और काशीपुर में अलीगंज रोड, जैतपुर धनौरी रोड, रामनगर काशीपुर रोड 3 चेकिंग बैरियर के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। बस अब इंतजार है तो धामी सरकार के बजट पास करने का। बजट के पास होते ही अस्थायी बैरियर का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा और 24 घंटे अधिकारी इन बैरियर के माध्यम से अवैध खनन और अवैध लकड़ी माफियाओं पर नजरें बनाए रखेंगे। सरकार सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर वन विभाग का कानूनी हंटर चलता रहेगा। खनन तो तराई पश्चिमी के साथ जुड़ा ही हुआ है। बहुत सारी हम लोग रात दिन इसमें लगे हुए हैं, हमारा स्टाफ और फील्ड के सभी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। और लेकिन फिर भी अब कुछ और करने की आवश्यकता थी, इसलिए जो कि ऐसे सभी रास्ते चिन्हित किए गए हैं जहाँ से कि अवैध खनन का जो माल है वो चोरी होता है। उस चोरी को रोकने के लिए ऐसी कुछ सेंसिटिव एरिया सेलेक्ट किए हैं। उन सेंसिटिव एरिया पे हम लोग बैरियर लगाएंगे और वहाँ स्टाफ को पोस्टिंग करेंगे। स्टाफ वहाँ रहेंगे, तब जाकर के ये सारी चीज़ गाड़ियाँ जो भी जाएंगी वो चेक होते हुए जाएंगी। तो उससे हमें उम्मीद है कि हम अवैध खनन पर काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। टोटल 8 बैरियर तो हमको नए लगाने हैं। वो अलग अलग बैरियर हैं, 3 काशीपुर में, बन्नाखेड़ा में, जसपुर में और आम पोखरा में, इस तरह से हैं। तो ये 8 बैरियर जब लगेंगे तो उनकी सभी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। बनो स्कूल रेस कोर्स देहरादून में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 वर्ष उत्कर्ष के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लेजर शो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इससे केंद्र सरकार के कार्यों को दिखाया गया। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जन कल्याण की कई योजनाएं चलाई हैं। देश में नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई है। आज सारी योजनाएं गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल में सिर्फ 8 लाख लोगों
लोगों को आवास दिए, जबकि मोदी सरकार ने मात्र 9 साल के कार्यकाल में 3.5 करोड़ लोगों को आवास दे दिए। पहले जो आवास मिलते थे वो प्रतीकात्मक होते थे। मोदी कार्यकाल में जो आवास मिल रहे हैं उनमें शौचालय, रसोई और बैठक रूम की सुविधा उपलब्ध है। 9 सालों का जो कालखंड रहा है, इन 9 सालों के कालखंड में जहां भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में जितने काम हुए हैं वो आज़ादी के जितने कालखंड हैं उससे कई गुना ज़्यादा हुए हैं हर क्षेत्र में। और इन 9 सालों में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर भारतवासी का गौरव बढ़ा है। और हालिया माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विदेशों का दौरा था, उस दौरे में एक बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि आज भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हो रहा है वो उनके स्वागत के साथ साथ हर एक भारतवासी का स्वागत है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में जल्दी एनएचएम में 883 कर्मियों की नियुक्ति होगी। दरअसल सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त 883 पदों पर जल्दी नियुक्ति करने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग में मृतक आश्रितों को जल्द नियुक्ति व प्रमोशन के खाली पद भी जल्द भरने का कहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में विभागीय अफसरों की बैठक ली। मंत्री ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने की, उनकी रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने का प्रस्ताव बनाने को कहा है। उन्होंने एनएचएम का बजट तय समय में खर्चने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने डॉक्टर, प्रशासनिक, तकनीकी, पैरामेडिकल संवर्ग के खाली पद जल्द प्रमोशन से भरने व मृतक आश्रितों को जल्द नियुक्ति देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन मामलों में बिना किसी देरी के तेजी से काम शुरू किया जाए। वहीं जनपद में पर चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में मंगलौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोदाम मालिकों के विरुद्ध पुलिस एक्ट में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों के 10-10 हज़ार रुपये के कोर्ट चालान किए गए हैं और गोदाम में काम कर रहे नौकरों के सत्यापन किए गए हैं और कई किराएदारों के पुलिस एक्ट में चालान भी किए गए हैं। मंगलौर में हुई पुलिस कार्रवाई के बाद कस्बे में हड़कंप मचा रहा। मंगलौर सीओ BS चौहान ने बताया कि SSP हरिद्वार के आदेश के बाद ही मंगलौर कस्बे में कई कबाड़ियों के गोदामों पर काम कर रहे बाहरी लोगों के सत्यापन किए गए। से शिकायतें चल रही है कि बाहर के लोग जो है आके बिना सत्यापन के यहाँ रह रहे हैं, फिर क्राइम करके निकल जाते हैं। ऐसे में जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जो है एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सभी थानों में जो है पर डे जो है सुबह जो है सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है और जहाँ भी संदिग्ध लोग मिल रहे हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग जो कबाड़ी वगैरह का काम भी कर रहे हैं उन्हें भी कहा गया है कि वो रजिस्टर रखेंगे, जो भी सामान वगैरह लेते हैं उसका उल्लेख रखेंगे और उस जो भी उनके यहाँ काम करते हैं उनके अभी जो है ID अपने पास रखेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे ओलंपिक खिलाड़ी बजरंग पुनिया के नेतृत्व में हरिद्वार पहुंचे। पुनिया के साथ विनेश फोगट, साक्षी मलिक, संगीता सहित अन्य खिलाड़ी और उनके परिजन भी साथ आए। ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से खफा है। सभी कुश्ती खिलाड़ी अपने मेडल गंगा को समर्पित करने के लिए आए थे, मगर किसान नेता नरेश टिकैत द्वारा खिलाड़ियों को समझाया गया और सरकार को 5 दिन के अंदर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। किसान नेता नरेश टिकैत का कहना है कि हमने सरकार को 5 दिन का समय दिया है और हमने खिलाड़ियों को समझाया है कि वो मेडल गंगा जी में विसर्जित ना करें। गंगा जी में अस्थियां विसर्जित की जाती है, मेडल नहीं।
लिया और बच्चे पता नहीं क्या कदम उठा ले इस तरह का। यहाँ तो यहाँ आपात बैठक होकर हमें 2 ही घंटे में पता लगा, तो हम बड़े जल्दी में यहाँ से आए। बच्चों ने कोई नहीं बता, बच्चे इतनी तोहिन मान रहे, जो परसों की घटना है तो बहुत तोहिन है। या बातचीत होगी या मीटिंग होगी रात को, क्या होगी बातचीत? मीटिंग वहाँ से सोरम सर खा पंचायत है, वहाँ से मुजफ्फरनगर में होगी। किसान यूनियन की तो किसानों के लिए हो बातचीत, वो खाप की होगी। जो महत्वपूर्ण निर्णय ले जाओगे खाप के लिए जाओ। इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।